Today we shall see oscillation of simple pendulum. Okay? पहले सिंपल पेंडुलम को सिंपल पेंडुलम क्यों कहते हैं? क्योंकि बहुत सिंपल है, किसी से झूठ नहीं बोलता, चोरी नहीं करता, ऐसा है क्या? नहीं, देयर इज सर्टेन डेफिनेशन। कब हम एक पेंडुलम को सिंपल पेंडुलम कहेंगे? जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जाम्पल, सपोज हम कहेंगे ऐसा कोई चीज झूल रहा है और ऐसा कोई चीज झूल रहा है, क्या दोनों पेंडुलम है? हाँ है। क्या ये दोनों सिंपल पेंडुलम है? नहीं। तो फिर सिंपल पेंडुलम किसको कहते हैं? लेट अस सी। इसमें से इसको सिंपल पेंडुलम कहा जाएगा और इसको सिंपल पेंडुलम नहीं कहा जाएगा। तो वी हैव टू गो फॉर राइट डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज ए सिंपल पेंडुलम। पहला, सिंपल पेंडुलम में एक टर्म बार बार आता है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम। ठीक है, चलो पहले समझते हैं व्हाट इट मीन्स बाय लेंथ ऑफ ए पेंडुलम। लेंथ ऑफ ए पेंडुलम refers to distance between point of suspension and center of mass of the bulb. पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉब, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं लेंथ ऑफ द पेंडुलम। ओके, नाउ ए पेंडुलम इज कॉल्ड ए सिंपल पेंडुलम when size of bob is very small as compared to length of pendulum. साइज ऑफ द बॉब इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू लेंथ ऑफ द पेंडुलम, तो हम इसको कहेंगे सिंपल पेंडुलम। ठीक है, तो वी अंडरस्टैंड व्हाट इज ए सिंपल पेंडुलम। सपोज हम कहेंगे कि हियर इज ए पेंडुलम सस्पेंडेड लाइक दिस, देन व्हाट इज लेंथ ऑफ पेंडुलम? Length of pendulum refers to the distance between center of mass of the bob, यहाँ से यहाँ तक, ये जो लेंथ है इसको हम कहेंगे लेंथ ऑफ पेंडुलम, नॉट दैट द लेंथ ऑफ द थ्रेड। समझ में आया? और ये कोई पेंडुलम को हम सिंपल पेंडुलम कब कहेंगे? when the dimension, when the size of the bob जो झूल रहा है is very less or very small as compared to length. Suppose length of the pendulum is 1 meter and the size is 1 centimeter, the radius is 1 centimeter or diameter is 1 centimeter, then you see it is very small as compared to length. समझ में आया? अगर स्मॉल नहीं हुआ तो पेंडुलम नहीं होगा क्या? हाँ पेंडुलम होगा। क्या उसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन नहीं निकलेगा क्या? हाँ निकलेगा। कैसे निकलेगा वो बात की चीज है, तुम्हारे कोर्स में सिंपल पेंडुलम है। ठीक है, अगर वक्त पे सारी चीज खत्म हो जाता है, वो सब चीजों का भी टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हम बता देंगे कैसे निकालते हैं। ठीक है, ओके, लेट अस प्रोसीड। पॉइंट नंबर 3, स्मॉल ऑसिलेशंस of a
सिंपल पेंडुलम। अगर कोई पेंडुलम को थोड़ा सा धक्का मुक्का देते हैं तो पता चला कि वो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करने लगा। स्मॉल ऑसिलेशन मतलब थोड़े से छोटा एम्पलीट्यूड का ऑसिलेशन। स्मॉल एम्पलीट्यूड ऑसिलेशन को हम स्मॉल ऑसिलेशन कहेंगे, क्योंकि आगे हम पढ़ने वाले हैं अगर स्मॉल एम्पलीट्यूड का ऑसिलेशन करेगा वही एसएचएम होगा, ज्यादा एम्पलीट्यूड का ऑसिलेशन करेगा तो एसएचएम नहीं होगा। खैर, तो इसके लिए पहले हमें देखना पड़ेगा व्हाट इज मीन पोजीशन। मीन पोजीशन क्या होता था? द इक्विलिब्रियम पोजीशन है कि नहीं? ये जो इक्विलिब्रियम पोजीशन हुआ, कौन सा पोजीशन हुआ? ऑब्वियसली द लोएस्ट पोजीशन, जहां पर ये रेस्ट में रह सकता है। तो ऑब्वियसली इट इज द लोएस्ट पोजीशन इन दिस केस, बट नॉट ऑलवेज नेसेसरीली लोएस्ट पोजीशन। ये केस में जो हम देख रहे हैं इसमें लोएस्ट पोजीशन हो गया इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, सपोज this pendulum is suspended inside a car and the car is accelerating. Will the pendulum remain in this position in equilibrium? No, किसी दूसरे पोजीशन में इक्विलिब्रियम में रहेगा। That equilibrium position will be again mean position. So फिलहाल for this case you see it is the lowest position. ठीक है, हमें पता करना है कि कोई छोटा सा अगर हम ऑसिलेशन लेते हैं तो क्या ये एसएचएम कहलाएगा? ऑसिलेटरी मोशन तो होगा, दिख रहा है वो ऐसे ऐसे हिलेगा डुलेगा, वो ये हार्मोनिक मोशन तो होगा। सिंपल हार्मोनिक होगा कि नहीं होगा, कैसे पता करें? सिंपल हार्मोनिक होने के लिए कंडीशन क्या था? द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन एट एनी डिस्प्लेसमेंट x it must experience a restoring force proportional to an opposite to x। नहीं, चलिए हम एक काम करते हैं कि I give it a small displacement, say an angular displacement थीटा। तो ये अब यहां से यहां पर गया है, नहीं? और व्हाट इज दिस? दिस इज ए कर्व। दिस इज ए कर्व ऑफ सर्किल whose radius is equal to L. But suppose this is a circle, I consider a small length of that. Can I not consider this as a straight line? Yes. मुझे इतना छोटा लेना है कि I can consider this path is almost a straight line. ठीक है, स्मॉल ऑसिलेशन की बात चल रहा है। स्मॉल ऑसिलेशन मतलब थीटा का वैल्यू कितना होगा मालूम है? ज्यादा से ज्यादा 4 डिग्री 5 डिग्री तक, उससे ज्यादा हो जाएगा तो फिर ये एसएचएम नहीं कहलाएगा। सपोज हम कहेंगे इसको 30 डिग्री तक डिस्प्लेस किए और छोड़ दिए, ऐसा ऐसा झूलने लगा, वो एसएचएम नहीं होगा। इसलिए हेडिंग में मैं क्लियरली लिखा हूं स्मॉल ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। सो लेट अस कंसीडर, ये डिराइवेशन आता है स्कूल में, लेट अस कंसीडर ए स्मॉल एंगुलर, गंदा हो गया, ए स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, then what is x? Displacement from mean position. Displacement from mean position क्या हुआ? देखो ये थीटा है, ये एल है। आपको मालूम है किसी सर्किल का रेडियस अगर आर है और ये थीटा जाता है तो कितना दूर जाता है? That is r theta. The arc length is equal to r theta. That arc length is almost a straight line. So you say the displacement from mean position is L theta because now it is moving in a circle of radius L. बात समझ में आया? Now, when it is at a displacement, अच्छा तो इससे क्या पता चल गया? पता ये चल गया कि थीटा इज x by L। ये समझ में आया? ठीक है, at any displacement x, let us find out the restoring force. क्या फोर्स इसको वापस लाने की कोशिश कर रहा है? रिस्टोरिंग फोर्स क्या है? द फोर्स which is developed because of displacement from mean position, which always tends to bring the body back towards the mean position. अब रिस्टोरिंग फोर्स निकालने के लिए मैं थोड़ा बड़ा सा फिगर बनाता हूं तो कि आपको समझ में आएगा। सपोज ये हो गया पेंडुलम और मैं थोड़ा बड़ा सा थीटा ले लेता हूं सो दैट आपको दिखाई देगा कि रिस्टोरिंग फोर्स क्या है। ये जो पेंडुलम को हम इस पोजीशन में ले आए हैं, यहां पर इसका अपना वेट एक्ट कर रहा था mg, और ये एंगल थीटा हम लोग लिए थे, थीटा काफी छोटा लिए थे।
हमें पता ये करना है कि व्हाट इज द रिस्टोरिंग फोर्स, मीन्स कौन सा फोर्स इसको वापस लाने की कोशिश कर रहा है। व्हाट इज द फोर्स ट्राइंग टू ब्रिंग इट टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, ये कंपोनेंट नहीं। अच्छा देखो तो ध्यान से थोड़ा, ये जो एंगल है यहां पर, ये जो एंगल है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी तो थीटा है, तो mg का ये वाला कंपोनेंट mg cos थीटा हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा mg sin थीटा। सो व्हाट इज दैट फोर्स व्हिच इज ट्राइंग टू ब्रिंग इट टुवर्ड्स द मीन पोजीशन अगेन, mg sin थीटा। सो बिट सी में हम लोग बिट ए बी लिख लिए, बिट सी में लिखेंगे F रिस्टोरिंग फोर्स, क्या, द फोर्स tending to bring the pendulum towards mean position। वो फोर्स क्या है, यू क्लियरली सी इट इज mg sin थीटा। लेकिन हमारा बात तो ऐसा है कि थीटा इज वेरी स्मॉल, वी आर कंसिडरिंग वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वी आर नाउ अंडरस्टैंडिंग स्मॉल ऑसिलेशन ऑफ ए पेंडुलम। बार बार मैं स्मॉल वाला पार्ट को हाईलाइट कर रहा हूं। तो फॉर स्मॉल थीटा आप जानते हो कि साइन थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा, व्हेन थीटा इज इन रेडियंस। फॉर स्मॉल थीटा आप कहोगे साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, है क्या, साइन जीरो जीरो होता है नहीं, तो स्मॉल थीटा, थीटा इज वेरी स्मॉल, तो साइन थीटा इज आल्सो इक्वल टू थीटा, दैट इज व्हेन थीटा इज एक्सप्रेस्ड इन रेडियंस। ठीक है, तो एफ का वैल्यू क्या बन गया भाई, हम कह सकते हैं कि एम जी थीटा, और पहले से हम लोग देख चुके हैं कि थीटा क्या था, थीटा वाज एक्स बाई एल, वैल्यू डाले तो इट इज कमिंग आउट टू बी एम जी एक्स बाई एल। बढ़िया है, you clearly notice that the displacement was like this, x was like this, और जो फोर्स था, डिस्प्लेसमेंट था मीन पोजीशन से, वो ऐसे था, फोर्स उल्टा था। दिख रहा है, डिस्प्लेसमेंट जिधर को था, डिस्प्लेसमेंट वाज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट ऐसे था, और फोर्स वापस ला रहा है, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है। साथ साथ x डबल होगा तो फोर्स डबल होगा, मतलब पता चल गया कि द फोर्स वेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू एंड अपोजिट टू x, सो इट इज SHM। क्या क्वेश्चन आएगा, प्रूव दैट फॉर स्मॉल ऑसिलेशन a pendulum executes simple harmonic motion and hence find out the time period। तो प्रूफ करना है कि SHM है, तो कैसे प्रूफ किए, हम देख लिए कि F इज प्रोपोर्शनल टू एंड अपोजिट टू x, सो इट इज SHM। आया समझ में? लेकिन कहानी कहां खत्म हुआ, बढ़ते आगे। अभी पता चल गया कि फोर्स इज mg x by l, देन व्हाट इज द एक्सीलरेशन एट एनी डिस्प्लेसमेंट x। थोड़ा इसको ऐसे लिखते हैं, at any displacement x, at any displacement x, force is mgx by l, so acceleration is gx by l, but for SHM acceleration होता है ओमेगा स्क्वायर x, कंपेयरिंग, अगर कंपेयर करें तो क्या मिला, ओमेगा स्क्वायर इज जी बाई एल और ओमेगा इज रूट ओवर ऑफ जी बाई एल। व्हाट इज द टाइम पीरियड, टाइम पीरियड इज 2 पाई बाई ओमेगा व्हिच इज 2 पाई रूट ओवर ऑफ एल बाई जी। आर यू गेटिंग? बात समझ में आ रहा है, ये बात है। सो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज 2 पाई रूट ओवर ऑफ एल बाई जी।
बात समझ में आया क्या? यस। तो कोई भी बॉडी, कोई भी पेंडुलम अगर स्मॉल ऑसिलेशन करता है, उसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज 2 पाई रूट ओवर ऑफ L बाई जी। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज है जो हमें याद रखना चाहिए कि T एंड ओमेगा इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ बॉब। अगर 2 kg का बॉब है या 1 kg का बॉब है, हाउ डज इट मैटर? द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन विल बी 2 पाई रूट ओवर ऑफ L बाई जी। क्या बात समझ में आया? यस, ये हमें समझ में आया। समझ में आया? लगे हाथ में आपको यहां पर कुछ एक स्पेशल केस देना चाहता हूं, वो ये है स्पेशल केस। क्या? इन जनरल टाइम पीरियड इज गिवन बाय 2 पाई रूट ओवर ऑफ L बाय G डैश, where mg dash is equal to tension in thread when bob is in equilibrium, is at rest in equilibrium position. Bob is at rest in equilibrium position. थोड़ा इसको याद रखो, नॉट अवेलेबल इन एनी ऑफ योर बुक्स। अभी रिसेंट में कहीं आ गया तो आ गया था, काफी समय तक ये बुक्स में नहीं था। जैसे अगर हम कहेंगे कि ये कोई एक पेंडुलम है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा? 2 पाई रूट ओवर ऑफ L बाई जी डैश। mg डैश क्या है? टेंशन इन द थ्रेड। यहां पर टेंशन इन द थ्रेड क्या हो गया? mg डैश। mg डैश क्या हो गया? द टेंशन इन द थ्रेड। तो g डैश का वैल्यू क्या है? g है, बिकॉज द बॉब इज एट रेस्ट। समझ में आ रहा है क्या? अगर बॉब रेस्ट में है, जो टेंशन है वो टेंशन कितना है? mg। उसको अगर mg डैश के साथ इक्वेट करेंगे तो g डैश का वैल्यू क्या आएगा? g ही आएगा, मतलब 2 पाई रूट ओवर ऑफ L बाई जी। वो तो सर समझ में आ गया था, इतना घुमा फिरा के क्यों बोल रहे? अरे घुमा फिरा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अदर केसेस विल कम आउट। लाइक सपोज हम कहेंगे कि ये कोई एक कार है। अब ये कार मान लो कि कुछ एक्सीलरेशन a में जा रहा है और पता चला इसके अंदर एक पेंडुलम झूल रहा था। ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द सूडो फोर्स ये पेंडुलम ऐसा पोजीशन ले लेगा। अब ये पेंडुलम ऐसा है इक्विलिब्रियम में, अभी अगर हम इसको छोटा सा एक धक्का देते हैं तो ये ऐसा ऑसिलेट नहीं करेगा। कैसे करेगा? वो ऐसा ऑसिलेट करेगा, क्योंकि इट इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन नाउ। बात समझ में आ रहा है? तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ g इन दिस केस? तो चलो देखते हैं, एट दिस पोजीशन वेयर इट वाज इन इक्विलिब्रियम व्हाट वाज द टेंशन इन द थ्रेड? आप कहोगे इसमें जो टेंशन था वो टेंशन कितना था? ये था mg और ma का रिजल्टेंट। ये ma इधर को था, mg इधर को था, इन दोनों का रिजल्टेंट वाज इक्वल टू टेंशन। तो कितना होगा? mg और ma दोनों आपस में परपेंडिकुलर होने के कारण इट विल बी mg का स्क्वायर ma का स्क्वायर होल ओवर। टेंशन एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन इफ इक्वेटेड विथ mg डैश, तो देखो तो g डैश का वैल्यू क्या आ जाएगा? m को कॉमन ले लो, m स्क्वायर है, बाहर गया तो m इसके साथ कैंसिल हो गया। g डैश का वैल्यू मिलेगा g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का रूट ओवर, मतलब टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या हो जाएगा? 2 पाई रूट ओवर ऑफ L बाई जी डैश। समझ में आ रहा ना? इन जनरल कैसे निकालते हैं? आई कैन गिव यू सम मोर एग्जांपल। सपोजिंग हम कहेंगे हियर इज ए लिफ्ट। अब आप मेरी मदद करोगे करने में इसको।
सपोज लिफ्ट ऊपर जा रहा है कुछ एक्सीलरेशन ए में, और हमें पता करना है व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो पहले हम पता करेंगे कि टेंशन क्या है एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन। कोई बताएगा व्हाट इज द टेंशन इन द थ्रेड? इट इज द वेट mg प्लस ma, है कि नहीं? टेंशन को mg डैश के साथ इक्वेट करिए, इक्वेट दैट विथ mg डैश। क्या मिल गया g डैश का वैल्यू? g प्लस a, मतलब टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या हो जाएगा? 2 पाई रूट ओवर ऑफ l बाई g डैश, g डैश की जगह g प्लस a। समझ में आ रहा है क्या? सिमिलरली अगर लिफ्ट नीचे आता तो यहां पर ये ऊपर जा रहा था तो फोर्स mg भी था और शूडो फोर्स ma भी था, लेकिन अगर ये नीचे आता तो ma ऊपर की तरफ हो जाता। अगर ये a एक्सीलरेशन में नीचे आता तो टेंशन हो जाता mg माइनस ma और टाइम पीरियड हो जाता 2 पाई रूट ओवर ऑफ l बाय g माइनस a, ऐसे हो जाता। समझ में आ रहा है? तो जनरल केस को आप लोग समझ लेना चाहिए कि कैसे करते हैं। सपोज आई गिव यू वन मोर केस। एक पेंडुलम यहां से झूल रहा था जिसका मास m था। अब ये पेंडुलम को कोई इधर से खींच के रखा है, एक फोर्स, एक कांस्टेंट फोर्स इसको खींच के रखा है, जबकि पेंडुलम का वेट है mg। तो खींच के रखा तो ऐसे रहेगा। f का वैल्यू कितना है? सपोज दिया हुआ है mg। अब क्या हुआ, कोई पेंडुलम को कोई हॉरिजॉन्टली पुल करके रखा है, क्या फोर्स में? mg, इसलिए पेंडुलम ऐसा पोजीशन में है। छोड़ देगा तो वापस आ जाएगा, लेकिन छोड़ा नहीं, पकड़ के रखा है। अब अगर वो धीरे से इसको धक्का दे देगा, यू विल सी द पेंडुलम विल ऑसिलेट, इट विल ऑसिलेट लाइक दिस। करेगा कि नहीं? ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा इसी पोजीशन में। आपको पता करना है, इसको अगर धीरे से धक्का देंगे स्मॉल ऑसिलेशन होगा। तो बताओ टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा? टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जानने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा T, that is the tension in thread when the bob is at rest in equilibrium position। इधर का फोर्स है mg, इधर का फोर्स है mg, दोनों का रिजल्टेंट मस्ट बी इक्वल टू एंड अपोजिट टू द टेंशन, क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम में है। तो टेंशन कितना हो गया? mg का स्क्वायर होल ओवर which is nothing but √2 times mg। Equate that with mg dash, तो g dash का वैल्यू कितना आ गया? √2g, मतलब टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 2 पाई रूट ओवर ऑफ l बाय √2g। क्या बात समझ में आ रहा है? कोई भी केस में अगर ये सिंपली ग्रेविटी में सस्पेंडेड है तो अलग बात है। किसी दूसरे केस में टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का फॉर्मूला हो गया 2 पाई रूट ओवर ऑफ l बाय g डैश। उसमें mg डैश क्या है? mg डैश इज टेंशन इन द थ्रेड व्हेन द बॉब इज एट रेस्ट इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। समझ में आया? एंड दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर 99.99 केसेस। सर 99.99 तो फिर कौन सा 0.01% वाला केस है? वो केस भी बताएंगे जहां पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। सवाल करो, आगे चल के देखेंगे। ठीक है ना? ये हम लोग देख लिए पॉइंट ई। नाउ लेट अस गो फॉर नेक्स्ट पॉइंट। ए पेंडुलम beats every t0 second means time period is 2t0। ये याद रखना है। कोई पेंडुलम, ए पेंडुलम बीट्स एवरी t0 सेकेंड। इट्स ए लैंग्वेज रिलेटेड टू पेंडुलम। क्या है इसका मतलब मैं बताता हूँ। ए पेंडुलम बीट्स एवरी t0 सेकेंड, इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि टाइम पीरियड इज 2t0। व्हाई सो? देखोगे जो पेंडुलम क्लॉक है उसमें एक पेंडुलम झूलते रहता है और यहाँ पर एक स्पॉर एंड पिनियन अरेंजमेंट रहता है, ऐसे गियर्स रहते हैं, है ना? तो जब ये चलता है इसके साथ एसोसिएटेड दूसरे भी चीजें रहते हैं, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, ऐसे ऐसे करके रहते हैं। ये इधर वाले को और इधर वाले को चलाते रहता है ये जब चलता है। ठीक है,
जब ये अब देखोगे जब ये चलेगा तो क्या होगा, ये जब ये एक्सट्रीम पोजीशन में पहुंचेगा यहाँ पर टिक करके आवाज करेगा, क्योंकि वो इसको एक बार घुमाएगा। फिर जब वापस आएगा इधर फिर टिक करके आवाज करेगा, मतलब इधर एक बार घुमाएगा। समझ में आ रहा है? तो टिक 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 करता है, मतलब ये बीट कर रहा है, साउंड कर रहा है। एक बार यहां पर किया फिर एक बार यहां पर किया, और बोला है कि इट बीट्स एवरी t0 सेकेंड्स, मतलब यहां से यहां तक आने के लिए t0 सेकेंड लगा है। एक एक्सट्रीम से दूसरा एक्सट्रीम जाने के लिए टाइम अगर लगा t0, तो टोटल टाइम पीरियड कितना हो गया 2t0। कोई चीज ऑसिलेट कर रहा है और यहां से यहां पर आने के लिए टाइम लग रहा है t0, तो आप कहोगे पूरा टाइम पीरियड कितना है 2t0। सो व्हेन इट इज गिवन दैट ए पेंडुलम बीट्स एवरी t0 सेकेंड, you must understand it means the time period is 2t0। समझ में आया? क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे रंग रूप में आएगा, फर्स्ट शुड बी द लेंथ ऑफ ए पेंडुलम सो दैट इट विल बीट एवरी 2 सेकेंड्स। तो आपको निकालना पड़ेगा कि क्या है ये, ठीक है। टाइम आपको टाइम पीरियड को 2 सेकेंड्स लेना है, 4 सेकेंड लेना है और करना है, ठीक है। दूसरा है ए पेंडुलम इज कॉल्ड सेकेंड्स पेंडुलम। पेंडुलम को सेकेंड्स पेंडुलम कब कहते हैं? ए पेंडुलम इज कॉल्ड सेकेंड्स पेंडुलम इफ इट हैज टाइम पीरियड 2 सेकेंड। क्यों? वो सेकेंड पेंडुलम में चलेगा, उसका सेकेंड हैंड चलेगा, टिक 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 करके चलेगा। हर एक सेकेंड में टिक टिक करने के लिए वो जो आपका जो सेकेंड हैंड है टिक टिक करके चलेगा ना, तो इट शुड बीट एवरी 1 सेकेंड। हर 1 सेकेंड में वो बीट करना चाहिए, मतलब पूरा टाइम पीरियड हो गया 2 सेकेंड्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोई एक पेंडुलम को सेकेंड्स पेंडुलम कब कहते हैं? जब उसका टाइम पीरियड हो गया 2 सेकेंड्स, मतलब इट बीट्स एवरी 1 सेकेंड। समझ में आ रहा है? हर 1 सेकंड में बीट करेगा तो सेकंड वाला सुई धीरे धीरे चलेगा, टिक 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 एक एक सेकंड करके, है कि नहीं? तो ए पेंडुलम इज कॉल्ड सेकेंड पेंडुलम इफ इट हैज टाइम पीरियड 2 सेकेंड्स। तो फॉर ए सेकेंड पेंडुलम t is 2 pi रूट ओवर ऑफ L by G। t का वैल्यू है 2 सेकेंड्स, और चलो स्क्वायरिंग कर देते हैं, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे तो t स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर L by G, और यहाँ पर t कितना है? t इज 2 सेकेंड्स। और याद रहे कि g द वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पाई स्क्वायर। 3.141 का स्क्वायर इज क्लोज टू 10, ठीक है। तो अगर ये बात है तो पाई स्क्वायर और g कैंसिल हो गया, t स्क्वायर की जगह 4 कर लिए, मिलेगा l का वैल्यू 1 मीटर। तो कोई अगर सेकेंड्स पेंडुलम का लेंथ 1 मीटर हुआ तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा 2 सेकेंड्स। कोई सिंपल पेंडुलम जिसका लेंथ 1 मीटर है उसका टाइम पीरियड होगा 2 सेकेंड्स एंड दैट विल बी कॉल्ड सेकेंड्स पेंडुलम। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है ना? देखो कितने सारे चीज हम लोग समझ गए। चलिए अब इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल देखेंगे, बट बिफोर दैट थोड़ा सा रिकैप करना चाहूंगा जो हम लोग पढ़े। क्या पढ़े? हम लोग पढ़े ये कि कोई एक पेंडुलम को हम सिंपल पेंडुलम कब कहते हैं? सिंपल पेंडुलम कब कहते हैं किसी एक पेंडुलम को? जब लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द बॉब। बॉब का जो साइज है उससे काफी ज्यादा होना चाहिए। लेंथ ऑफ द पेंडुलम किसको कहते हैं? द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉब टू द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। ये दोनों पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम कहेंगे लेंथ ऑफ पेंडुलम। समझ में आया? अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ऐसा अगर कोई एक पेंडुलम है, ये भी तो झूलेगा, ये भी ऑसिलेट करेगा, ये भी एसएचएम होगा, हम प्रूव कर सकते हैं, लेकिन ये सिंपल पेंडुलम नहीं है। समझ में आ रहा है? बिकॉज यू सी द लेंथ इज लुकिंग ऑलमोस्ट हाफ और डबल साइज ऑफ द रेडियस। कंपैरेबल लेंथ है, उतना भी छोटा नहीं है लेंथ, नहीं। यू सी द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज ऑलमोस्ट लुकिंग 3 टाइम्स द रेडियस, मतलब 3 गुना है, बहुत बड़ा तो है नहीं।
100 टाइम्स हो गया, 500 टाइम्स हो गया, तो हम कहेंगे बहुत बड़ा है। समझ में? तो दिस इज नॉट ए सिंपल पेंडुलम। फिर हम लोग देखें कि सिंपल पेंडुलम की केस में फॉर स्मॉल ऑसिलेशन ओनली द मोशन इज एसएचएम। अगर स्मॉल ऑसिलेशन की जगह बड़ा ऑसिलेशन ले लेते तो क्या आपका ये जो फोर्स है वो mg sin थीटा था, सॉरी द फोर्स था mg sin थीटा, वो mg sin थीटा तो कहाँ गया, ये mg sin थीटा, तो इसको sin थीटा को थीटा नहीं कर पाते, sin थीटा ही रह जाता। अगर ये sin थीटा रह जाता तो फिर फोर्स प्रोपोर्शनल टू x बाई प्रोपोर्शनल टू एंड अपोजिट टू x नहीं होता। यहाँ पर फॉर्मूला क्या आता, F इज इक्वल टू mg sin x by l। If F is proportional to sin x by l, F doesn't mean that F is proportional to x। x को डबल करने से F डबल नहीं होगा, है कि नहीं? अच्छा, तो for small oscillation only it executes SHM, for large oscillations it is just a ordinary harmonic motion, not a SHM। ठीक है, तो उसको लिखेंगे। फिर हम लोग देखें कि जो टाइम पीरियड था, टाइम पीरियड इज गिवन बाय 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी। एंड स्पेशल केस किया देखे हम लोग कि किसी भी केस में टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कैन बी फाउंड एज 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी डैश, वेयर mg डैश इज टेंशन इन थ्रेड व्हेन द बॉब इज एट रेस्ट इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। बॉब रेस्ट में है तभी थ्रेड में जो टेंशन है उसको mg डैश करो, आपका काम निपट जाएगा। एंड वी हैव सीन variety cases here when the lift is going up, lift is coming down, accordingly we see a pendulum beats every t0 second means the time period is 2t0। it beats every t0 second means every t0 second में वो टिक टिक आवाज कर रहा है। सेकेंड्स पेंडुलम किसको कहते हैं? जिसका टाइम पीरियड है 2 सेकेंड, इट बीट्स एवरी 1 सेकेंड, और उसका लेंथ ऑन अर्थ क्या हो जाएगा, 1 मीटर। वो ये क्वेश्चन भी पूछेंगे, व्हाट विल बी लेंथ ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम ऑन मून, मतलब टाइम पीरियड 2 सेकेंड रखना है, लेकिन जी की जगह क्या हो जाएगा, g/6। समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, चलिए ये सारा चीज हम लोग देख चुके। लेट अस सी सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू। समझ में आया? ठीक है। इफ length of seconds pendulum is doubled, what will be new period of oscillation? सेकेंड पेंडुलम है, पहले पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या था, 2, लेंथ को डबल कर दिए, मतलब 1 मीटर की जगह 2 मीटर ले लिए। अब बताओ टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा? समझ में आया? तो पहला केस में L1 था L, दूसरे केस में L2 था 2L, पहला केस में टाइम पीरियड था T1 जो कि 2 पाई रूट ओवर ऑफ L बाई जी था, दूसरे केस में T2 था 2 पाई रूट ओवर ऑफ 2L बाई जी। ये सेकेंड्स पेंडुलम था, तो T1 कितना था, 2 सेकेंड्स, तो ये कितना होगा? कैन यू नॉट राइट दिस एज, ये 2 को बाहर ले आओ, इज इट नॉट √2 टाइम्स 2 पाई रूट ओवर ऑफ L बाई जी? यस, और ये पूरा चीज क्या है, 2 सेकेंड्स, तो ये बन जाएगा 2√2 सेकेंड्स। क्या बात समझ में आ रहा है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if length of a pendulum is increased by 21%, find percentage change
टाइम पीरियड में क्या परसेंटेज चेंज होगा? लेंथ को अगर 21% बढ़ा दिए, लेंथ को 21% बढ़ा दिए, टाइम पीरियड में कितना परसेंट चेंज आएगा? चेंज तो आएगा, पहले बताओ टाइम पीरियड बढ़ेगा कि घटेगा? लेंथ बढ़ गया, टाइम पीरियड बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा, क्योंकि एल बढ़ गया तो टी बढ़ेगा। अच्छा, तो पहले टाइम पीरियड था 2 पाई रूट ओवर ऑफ, चलो मानते हैं L1 बाई जी, ये था T1। अभी सेकेंड केस में L2 क्या हो गया? L2 इज 21% मोर, 21% मोर देन L1, मतलब 21% मोर देन L1, 21 by 100 प्लस 1 इंटू L1। क्या ये बात समझ में आ रहा है? 21% बढ़ गया, मतलब L1 प्लस 21 by 100 इंटू L1। What is that? Is not it coming out to be 1.21 L1? Yes. Now what will be the new time period? New time period will be 2 pi root over of L2 by G। आप इसको लिख सकते हो 2 pi root over of 1.21 L1 by G, और शायद आपको मालूम होगा 1.21 का रूट ओवर होता है 1.1, 11 का स्क्वायर 121 होता है। तो कीपिंग दैट इन माइंड, इट कम्स आउट टू बी 2 पाई रूट ओवर ऑफ L1 बाई G होल इंटू 1.1। क्या इससे हमें ये समझ में आया कि हम कहेंगे कि हमारा जो T2 है वो कितना हो गया? इट इज 1.1 T1, क्योंकि ये क्वांटिटी तो T1 है। तो पहले था T1, अब हो गया 1.1 T1, कितना परसेंट इंक्रीज हो गया? व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज? सो T इंक्रीजेस बाय 10%। क्या बात समझ में आया? 10% बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? T1 प्लस 0.1 T1, दैट इज 1.1 T1। तो 1.1 T1 मतलब हुआ टाइम पीरियड कितना बढ़ गया? 10%। पहले था T1, अब हो गया है 1.1 T1। क्या बात समझ में आ रहा है? हाँ, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर ए पेंडुलम of length L and time period T, plot variation of T square versus L। रेदर हम नीचे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये सब पुराने क्वेश्चन से तो मैं ऐसे कर रहा हूं। बी ऐसा दिया है, सी ऐसा दिया हुआ है, कौन सा फिगर करेक्ट है? कौन सा फिगर करेक्ट दिख रहा है आपको? वेरिएशन ऑफ टी स्क्वायर विथ एल। हमें मालूम है कि t इज 2 पाई रूट ओवर ऑफ L बाई G, मतलब टी स्क्वायर इज 4 पाई स्क्वायर बाई G इंटू L। ये सारा चीज कांस्टेंट है, मतलब टी स्क्वायर इज इक्वल टू KL। ऐसा फॉर्म में है। टी स्क्वायर को हम y एक्सिस में लिए हैं, L को x एक्सिस में लिए हैं। ये कुछ y इज इक्वल टू k जैसे दिख रहा है, तो ग्राफ कैसे होना चाहिए? y इज इक्वल टू mx, स्ट्रेट लाइन। सो सही आंसर हुआ T, सही आंसर हुआ C। समझ में आ रहा? सिंपल सा चीज है, एग्जाम में आया है बोल के मैं पूछ रहा हूं। चलिए आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पेंडुलम क्लॉक gives correct time at equator at pole it will run slow or fast. क्या दिया है गिवन, जो आपको मालूम है, जो क्राइटेरिया का आपको कंसीडर करना है, जी एट पोल इज मोर देन जी एट इक्वेटर। आप जानते हो कि पोल पे जी का वैल्यू ज्यादा होता है, नहीं? तो बताना ये है कि जो पेंडुलम क्लॉक इक्वेटर पे सही टाइम दे रहा है वो पोल पे फास्ट चलेगा कि स्लो चलेगा। T इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर ऑफ L बाय जी। इक्वेटर में सही टाइम दे रहा था, पोल में गए तो जी बढ़ गया, जी बढ़ गया तो टी क्या हो गया, घट गया, जी बढ़ गया तो टी घट गया। टी घट गया मतलब जल्दी जल्दी चलेगा कि धीरे धीरे चलेगा? टी घट गया, पहले जितना समय लेता था ऑसिलेट करने के लिए अभी जल्दी जल्दी ऑसिलेट करने लगा है, तो घड़ी जल्दी जल्दी चलेगा, द क्लॉक विल रन फास्ट। समझ में आ रहा है क्या? तो क्या कहेंगे, एज जी इंक्रीजेस टी डिक्रीजेस एंड क्लॉक runs fast। ये जल्दी जल्दी चलने लगेगा। क्यों रश्मि, मजा क्या चीज का आ गया बताओ? दोनों भाई आपस में घर में एक जगह रहते हो, उसके बावजूद बाहर आके कुछ मस्ती करके हंस देते हो। समझ में आया क्या? सब पे नजर रखता हूं, ठीक है। नेक्स्ट, सर कैसे देख लेते हैं, मेरा तो चारों तरफ आंख है, आंख ही आंख है। ठीक, अगला चलो ये बताओ इस केस में क्या होगा। सपोज हम कहेंगे कि ये एक पेंडुलम है, सपोज हम कहेंगे दिस इज व्हाट इज ए हॉलो स्फीयर। थोड़ा दिमाग लगाओ, मजा लगेगा इसमें। ये एक हॉलो स्फीयर है, दिस हॉलो स्फीयर इज नाउ फिल्ड विथ वाटर। इतना गाढ़ा पानी, ठीक है, पानी थोड़ा लाइट कर, यस। नाउ दिस हॉलो स्फीयर इज फिल्ड विथ वाटर एंड दिस इज ऑसिलेटिंग। और सपोज ये स्फीयर के नीचे एक छेद था और पानी यहां से गिर रहा है। सिंपल पेंडुलम uses a hollow sphere filled with water as its bob. If water gradually leaks from bottom, comment upon variation of टाइम पीरियड। IIT JEE का क्वेश्चन है बेटा, कर दो तो तुमको भी अच्छा लगेगा, हमको भी अच्छा लगेगा। पानी लीक कर रहा है, बोला टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा बताओ? सेम रहेगा, बढ़ेगा, घटेगा, पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा, पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। क्या होगा टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का? वेरिएशन के बारे में आपको कमेंट लेना है। हाँ बोलो। पहले कम हो जाएगा, बाद में बढ़ जाएगा टाइम पीरियड। थोड़ा सोच के बताना है। सेम रहेगा। लॉजिक क्या है?
मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इसका सोच भी सही है, लेकिन आंसर सही नहीं है, सोच सही है। ठीक है, मास के ऊपर तो डिपेंड नहीं करता, ये पानी निकल जाएगा तो मास कम हो जाएगा, टाइम पीरियड अफेक्टेड नहीं होगा। जो सोचते हो सही सोचते हो, लेकिन थोड़ा और आईआईटी जेईई में आया तो थोड़ा तो कुछ घुमा के पूछते ना, इतना सिंपल तो नहीं पूछते। नहीं, मान लो किसी एक बहुत बड़े से इंटरव्यू में आप जाओगे जिसमें क्वालिफाई करने से महीना 5 लाख का तनख्वाह है, वो आपको पूछेंगे व्हाट इज 2+2, हड़बड़ा जाओगे कि नहीं, ये क्या पूछ दिया, मतलब कुछ तो होगा, जानते हो 4, फिर भी नहीं बोलोगे 4 है। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा इंटरव्यू है, 2+2 पूछ दिया क्या। तो आईआईटी वाले तो इतना सिंपल नहीं पूछते, तो कुछ गहराई में होगा, सोचना है। अच्छा, पहले बताओ कि अगर ये पानी नीचे से निकल जाएगा, किधर से खाली होगा, नीचे से खाली होगा कि ऊपर से खाली होगा? फास्ट बेंच गर्ल्स, हाँ चलो इनको पूछते हैं। मिडिल गर्ल, इसका वॉइस में कभी नहीं सुना। बोलो, पहले बताओ कि अगर पेंडुलम नीचे से पानी निकल जाएगा, खाली किधर से होगा, ऊपर से कि नीचे से? पानी नीचे से निकल रहा है, खाली ऊपर से होगा? वही खुद को डाउट कर रहा है, अरे यार पानी नीचे से निकल जाएगा तो ऊपर से ही तो खाली होगा, ऊपर से खाली नहीं होगा क्या? क्या बात है। तो जैसे ये पेंडुलम नीचे से खाली होने लगा, नीचे से निकलने लगा लिक्विड, तो क्या हुआ, ये जो है ऊपर से खाली होने लगा, खाली हो गया ना ऊपर से। यस, अब जब ये ऊपर से खाली हो जाएगा तो क्या होगा, सेंटर ऑफ मास पहले यहां पे था। When any mass is removed from a body, center of mass moves away from the removed mass, मतलब सेंटर ऑफ मास यहां था, अब वो नीचे आने लगेगा। और हम जानते हैं कि लेंथ ऑफ पेंडुलम क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ सस्पेंशन फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। तो लेंथ बढ़ेगा कि घटेगा? ये पॉइंट नीचे आ जाएगा, सेंटर ऑफ मास नीचे आ जाएगा, इसी को ना कहते हैं। तो लेंथ ऑफ द पेंडुलम क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। ये नीचे जाने लगा तो लेंथ बढ़ने लगेगा कि नहीं? लेंथ बढ़ेगा। लेंथ बढ़ेगा तो टाइम पीरियड क्या होता है, 2π√L/g, तो टाइम पीरियड बढ़ेगा। क्या आपको लग रहा है कि ऐसे सेंटर ऑफ मास धीरे धीरे निकलते निकलते इस छेदा से निकल के बाहर गिरेगा? ऐसा हो जाएगा? कुछ समय के बाद सेंटर मास आके बाहर गिर गया? ऐसा नहीं होता है। जब ये पूरा खाली हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास हॉलो स्फीयर का कहां होता है, फिर से सेंटर में होता है, सारा पानी निकल चुका है, मतलब सेंटर ऑफ मास विल कम डाउन एंड अगेन इट विल गो बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। सो लेंथ पहले बढ़ेगा, फिर घट के नॉर्मल हो जाएगा, मतलब टाइम पीरियड पहले घटेगा फिर बढ़ के नॉर्मल हो जाएगा। सो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, टाइम पीरियड फास्ट increases and then decreases to original value, decreases to original value। पहले इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करके ओरिजिनल वैल्यू में आ जाएगा। क्या बात समझ में आया? ये बात। चलिए अगला क्वेश्चन देता हूं आपको। टू पेंडुला, मतलब पेंडुलम का प्लूरल, टू पेंडुला हैव लेंथ्स 100 सेंटीमीटर एंड 121 सेंटीमीटर। Both start oscillating from mean position. Find after what time they will be again at mean। दोनों फिर से मीन पोजीशन पे होंगे, एट मीन मूविंग इन सेम डायरेक्शन। एक छोटा पेंडुलम एक बड़ा पेंडुलम, एक 100 सेंटीमीटर का है, एक 121 सेंटीमीटर का, दोनों को ऑसिलेट करवा दिए।
बोल रहा है कि ये छोटा वाला था और ये थोड़ा सा बड़ा वाला था, दोनों एक साथ चले, ये चला ये भी चला, ये आया, फिर उसके बाद दोनों का पीरियड ऑफ ऑसिलेशन अलग अलग है क्योंकि लेंथ अलग अलग है, तो दोनों ऑसिलेट करने लगे। कितनी समय के बाद फिर से दोनों मीन पोजीशन पे होंगे, ये भी होगा और ये भी होगा, और ये इधर जा रहा होगा तो ये भी इधर ही जा रहा होगा। समझ में आ रहा है क्या? दोनों मीन पोजीशन पे होंगे और सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे। कितनी समय के बाद? क्या क्वेश्चन समझ में आया? समझ में आया? चलो मानते हैं कि पहला वाला का टाइम पीरियड है T1, दूसरा वाला का टाइम पीरियड है T2। ठीक है, पहला वाला का टाइम पीरियड है T1, दूसरा वाला का टाइम पीरियड है T2। तो चलो तो निकालते हैं। लेट T1 and T2 be their time periods। 100 सेकेंड के बाद चलो देखते हैं। तो T1 by T2 क्या हो जाएगा भाई? हम तो जानते हैं कि T is 2 pi root over of L by G, सब कुछ दोनों के लिए बराबर है डिफरेंशियल लेंथ का, तो 100 by 121 का रूट ओवर, इज इट नॉट 10 by 11? यस यस, हमें मालूम चल गया कि T1 by T2 is 100 by 11, सॉरी 10 by 11, मतलब 11 T1 is equal to 10 T2। मतलब जब तक पहला वाला 11 कंप्लीट ऑसिलेशन करेगा तब तक दूसरा वाला 10 ऑसिलेशन क्या होगा? पूछा है कब तक, कितनी समय के बाद, कितनी समय के बाद दोनों पूरा अपना ऑसिलेशन कंप्लीट करके फिर मीन पोजीशन में आए होंगे? कब? जब दूसरे वाले का 10 ऑसिलेशन हो चुका होगा या फिर पहले वाले का 11 ऑसिलेशन हो चुका होगा। So again they will be at the mean position and moving in the same direction after a time 11 T1 और 10 T2। समझ में आया? तो क्या लिखेंगे? Again they will be at mean moving in same direction, moving in same direction after a time 11 T1 और 10 T2। पर T1 क्या है? 2 pi रूट ओवर ऑफ L by G। अब ये 100 सेंटीमीटर है तो इसको 2 pi रूट ओवर ऑफ 1 मीटर करो। 100 सेंटीमीटर इज वो सेम एज 1 मीटर, और G को हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लेते हैं तो 10 लेते हैं। और हमें ये मालूम है कि ये जो रूट G है दैट इज सेम एज पाई, ये याद रखना, बेधड़क यूज कर लेना, क्योंकि पाई स्क्वायर इज इक्वल टू G बताए थे। पाई स्क्वायर इज 3.141 का स्क्वायर दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 10। तो आप कहोगे ये चीजें क्या बन गया? T1 इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, 11 T1 मतलब 22 seconds। So after 22 seconds they will be at mean position moving in same direction। क्या बात समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे ना, मेरे से तो बैठते कुछ बोलते बोलते तो हो नहीं। तुम लोगों को अगर बोर्डों पे खड़ा कर देंगे पाकिस्तान कश्मीर ऐसे ही छोड़ के भाग जाएगा। हट्टे कट्टे है, उसकी बावजूद आवाज नहीं निकलता है। खा पी के पूरा सांड जैसे, पूरा ताकत देखो कितना मस्त, अब मुंह से आवाज नहीं निकलता। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, ये आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दिया जा रहा है, ये क्वेश्चन करो। सपोज हम कहेंगे यहां पर से कोई पेंडुलम को छोड़ दिया गया ऐसे। अब जब इसको छोड़ दिए, पेंडुलम का लेंथ कितना था? 2L, और ये जो लाइन है ये लाइन का भी लेंथ दिया गया है। कितना दिया है? ये लेंथ दिया है L। ध्यान से देखना मेरे भाई, ये L है, ये 2L है। अब जब इसको छोड़ेंगे ये ऐसे आएगा
आएगा तो ये थ्रेड इस पोजीशन के बाद ये फंस जाएगा, ये यहाँ पे आएगा, उसके बाद थ्रेड तो इसमें फंस जाएगा। अच्छा, थोड़ा मैं इसको और भी बढ़िया से बना दूं आपको समझाने के लिए। एक मिनट थोड़ा, ताकि आप विजुअलाइज कर पाओगे। मैं इसको थोड़ा ऐसे कर लेता हूं, ठीक है ना। ये वाल में ये फंस जाएगा, फंसने के बाद ये यहां से मुड़ेगा, है कि नहीं, और ऐसे जाएगा। तो कैसा हुआ मोशन देखो तो भैया, ये गया ऐसे, चढ़ा ऐसे, फिर आया ऐसे, गया ऐसे, एंड स्टार्टेड ऑसिलेटिंग। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? इन द फिगर शोन, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ दी बॉब। बताओ इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा? ये ऐसे आया, इधर से फंस गया, फिर इधर गया, है कि नहीं। तो चलो कोशिश करो, क्या आप कर सकते हो, सोच लो, इफ यू कैन। ये आपको समझ में आ गया होगा। कोशिश करो, जब तक आप लोग सोचते हो थोड़ा मैं फिगर को सुंदर बनाता हूं। यस यस, देखो ऐसा। पूछा है बताओ व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो एक काम करते हैं, एंड गिवन हाँ ये दिया थीटा, गिवन थीटा इज स्मॉल। हाँ बेटा, कोई बताएगा आंसर? 2√12। अरे यार, मुझे नहीं लग रहा जी भी कुछ नहीं रहेगा। वैसे तो टाइम पीरियड में 2π√L/g रहता है, जी को कहां खा गया। अच्छा, थीटा इज स्मॉल, थीटा अगर छोटा है तो चलो सोचते हैं पहले ऐसे। ये जो ऑसिलेशन है, ये वाला पार्ट का, ये कितना है? क्या ये हाफ ऑसिलेशन नहीं है? यहां से आके यहां तक आने का ऑसिलेशन हाफ है। तो आप कहोगे कि द टोटल टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन विल बी, इसको आप कहो कि पोजीशन 1, इसको कहो कि पोजीशन 2। ये T1 का आधा है, और ये जो यहां से गया और ऐसे आया, ये भी तो हाफ है। किसका? T2 का। सो टोटल टाइम क्या लग गया? T1/2 प्लस T2/2। T1 क्या है? 2π√2L/g। नहीं, T2 क्या है? T2 क्या है? अब T2 में देखेंगे तो ध्यान से हम देखेंगे कि L लेंथ फंस चुका है, बाकी L लेंथ का ऑसिलेशन हो रहा है, तो हो जाएगा 2π√L/g। अब ये दोनों का आधा T1/2 प्लस T2/2, तो क्या हो गया? ये π√L/g, π/2 नहीं, पाई तो 2 कैंसिल हो गया, π√L/g होल इंटू √2 प्लस 1। देखो देखो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आया कि नहीं आया समझ में? इसका ऑसिलेशन का आधा, इसका ऑसिलेशन का आधा। समझ में आ रहा है? यस। नेक्स्ट, a pendulum is a pendulum clock is suspended in a lift if the lift moves up with acceleration, the clock will run
तो बता दोगे आप लोग। लिफ्ट ऊपर जाने लगा, पेंडुलम विल रन फास्ट और स्लो। समझ में आया? आप जानते हो कि जो टाइम पीरियड है वो क्या है, 2 पाई रूट ओवर ऑफ 2 पाई रूट ओवर ऑफ एल बाय जी डैश। अब ये लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो जो टेंशन होगा वो mg होगा, साथ साथ ma भी तो होगा क्योंकि ऊपर जा रहा है एक्सीलरेशन में। और आप जानते हो कि टेंशन इज mg डैश, where टेंशन इज इक्वल टू mg डैश, मतलब mg प्लस ma इज इक्वल टू mg डैश, मतलब g डैश इज g प्लस a। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई रूट ओवर ऑफ l बाय g प्लस a। तो टाइम पीरियड बढ़ेगा कि घटेगा, पहले g था अब g प्लस a हो गया, डिनोमिनेटर बढ़ गया तो टाइम पीरियड घटेगा। t डिक्रीजेस मतलब ये जल्दी जल्दी एक्सीलरेट करने लगेगा, जल्दी जल्दी एक्सीलरेट करेगा तो घड़ी जो है स्लो चलेगा कि फास्ट चलेगा, फास्ट चलेगा। सो द क्लॉक रन्स फास्टर। तो क्या लिखेंगे, एज t डिक्रीजेस the clock runs fast। अगर लिफ्ट नीचे आता कोई एक्सीलरेशन में, क्लॉक स्लो चलता। समझ में आ रहा है, घड़ी जल्दी जल्दी चलने लगेगा। बढ़िया है, आप लोग मत समझ रहे हो। खैर हम लोग पेंडुलम के बारे में इतने सारे चीज देखें, थोड़ा अभी देखते हैं व्हाट इज एंगुलर एसएचएम। ठीक है, जैसे हम लोग देखे थे लीनियर एसएचएम, वैसे ही देखेंगे एंगुलर और रोटेशनल एसएचएम। ये था लीनियर एसएचएम। इसमें कोई एक फोर्स था जो कि प्रोपोर्शनल टू एंड अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन था, नहीं। सिमिलरली एंगुलर एसएचएम कोई बॉडी कर रहा है, द बॉडी इज मेकिंग एंगुलर एसएचएम, जैसे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम था, वो तो उसका ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा था, दैट वाज ए लीनियर एसएचएम। लेकिन मान लो कि कोई एक बार ऐसे झूल रहा है, आपने इसको धक्का दे दिया, क्या ये इसका लीनियर मोशन हो रहा है, ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा है, रोटेटरी मोशन हो रहा है, तो इसका जो एसएचएम होगा उसको एंगुलर एसएचएम कहेंगे। समझ में आ रहा है? तो एंगुलर एसएचएम को निकालने के लिए क्या एनालोगसली आप स्टेटमेंट बता सकते हो, फोर्स का एनालोगस टर्म क्या होता है, टॉर्क, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो a body is said to mean angular SHM if it develops a restoring torque proportional to and opposite to the angular displacement from mean position, then the body is said to be in angular SHM. Is that clear? समझ में आया? तो ये हो जाएगा एंगुलर SHM। अच्छा, इस केस में जो एक्सीलरेशन था वो क्या था, ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस एफ। इस केस में एंगुलर एक्सीलरेशन होगा अल्फा, और वो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है क्या, है ना? तो आप कहोगे कि एंगुलर एक्सीलरेशन शुड बी प्रोपोर्शनल टू एंड ऑपोजिट टू थीटा। इस केस में टाइम पीरियड निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, पहले आप चेक करते थे कि बॉडी एसएचएम कर रहा है कि नहीं। एक बार पता चल गया वो एसएचएम कर रहा है तो उसका एक्सीलरेशन निकाल देते थे, जो एक्सीलरेशन निकला उसको ओमेगा स्क्वायर एक्स के साथ इक्वेट करके ओमेगा का वैल्यू निकाल देते थे, ओमेगा से हमें टाइम पीरियड मिल जाता था। यहाँ पर भी वही करेंगे, बॉडी को पहले उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन से थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे देंगे, फिर देखेंगे कि क्या टॉर्क बना, क्या वो टॉर्क डिस्प्लेसमेंट को अपोजिट और प्रोपोर्शनल है, अगर है तो हम कहेंगे हाँ ये एसएचएम है। तो फिर क्या करेंगे, एंगुलर एक्सीलरेशन निकालेंगे। एंगुलर एक्सीलरेशन कैसे निकलता है, टॉर्क बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे लीनियर एक्सीलरेशन होता है फोर्स बाय मास, यहाँ पर होता है टॉर्क बाय
मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्सीलरेशन था फोर्स बाई मास, और यहाँ पर एंगुलर एक्सीलरेशन था टॉर्क बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। निकाल देंगे, जो आएगा उसको ओमेगा स्क्वायर थीटा के साथ कंपेयर कर लेंगे, वहां से ओमेगा का वैल्यू मिल जाएगा। क्या बात समझ में आ रहा है? We'll do it through a small example. चलिए, सपोज हम कहेंगे स्मॉल ऑसिलेशन ऑफ ए बार पेंडुलम। अब ये बार पेंडुलम क्या होता है? इट इज जस्ट ए बार, ये यूनिफॉर्म बार सस्पेंडेड लाइक दिस। अब ये यूनिफॉर्म बार जो कि ऐसे सस्पेंडेड है, अगर मैं इसको थोड़ा सा झुला के छोड़ देता हूं तो ये ऑसिलेट करने लगेगा। तो उसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा? तो क्या देख रहे हैं? स्मॉल ऑसिलेशन। ठीक है, लेट अस गिव इट ए स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इस पोजीशन से हमने इसको एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देना चाहा। कैसे? मान लो कि ये बार को हम ऐसा पोजीशन में ले आए। समझाने के लिए मैं थोड़ा एंगल को अब ज्यादा कर देता हूं ताकि आपको विजुअलाइज करवा पाऊंगा। बट अस्यूम दिस एंगल वी आर कंसीडरिंग इज वेरी स्मॉल। तो बार को पहले मैं यहां से इस पोजीशन में ले लिया। कितना एंगल ले लिया? बाय एन एंगल थीटा। बार के बारे में क्या डाटा दिया है? मास m है, लेंथ l है। अब इसको यहां से लेके छोड़ दूंगा तो स्विंग 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 करने लगेगा। When theta is small, we have to prove that it is SHM and we have to find out the time period of oscillation. So that is what I want to quote here, a small oscillation of a bar pendulum. समझ में आया? चलिए, अब ये जो मोशन हो रहा है वो लीनियर SHM है कि एंगुलर SHM है? लीनियर मोशन हो रहा है क्या? रोटेशनल मोशन हो रहा है, तो हम कहेंगे इट इज एंगुलर SHM। तो प्रोसीड ऐसे करते हैं, एट एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। क्या आप बता सकते हो क्या है टॉर्क? ये जब यहां से इसको खींच के छोड़ देंगे ये वापस आएगा। कौन वापस लाएगा? अब देखना है कि इसके ऊपर क्या क्या फोर्सेस आ रहे हैं। ये हिंज पॉइंट में कुछ फोर्स आ रहा होगा और उसका वेट यहाँ पे कहीं आ रहा होगा। यहाँ पे वेट मस्ट बी कमिंग लाइक दिस, वेट इज कमिंग लाइक दिस। अब हिंज पॉइंट में जो फोर्स आ रहा है वो इस पॉइंट में कोई टॉर्क नहीं बना सकता। सो टॉर्क अबाउट ओ अगर हम निकालने की कोशिश करेंगे तो देखेंगे यहाँ का फोर्स कोई टॉर्क नहीं कर सकता। व्हाई? बिकॉज द फोर्स इज पासिंग थ्रू द एक्सिस। mg के लिए टॉर्क बनेगा। mg के लिए जो टॉर्क बनेगा वो टॉर्क कैसे निकालेंगे? टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय ए फोर्स about an axis is given by magnitude of the force multiplied to the perpendicular distance of line of action of force from the axis of rotation। ये डिस्टेंस पता करना है कि नहीं? ये डिस्टेंस हमें पता करना है। ये अगर ये पूरा लेंथ l है, ये आधा लेंथ कितना है? l/2, क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास है और ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है। तो आप कहोगे टॉर्क कितना हो जाएगा? mg इंटू दिस लेंथ। ये लेंथ कितना है? l/2 साइन थीटा। बात कर रहे हैं स्मॉल ऑसिलेशन का। फॉर स्मॉल थीटा यू नो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। सो टॉर्क क्या बन गया? mg l/2 इंटू थीटा। थोड़ा ध्यान से देखें तो थीटा कुछ ऐसे था एंटी क्लॉकवाइज, जबकि ये जो फोर्स है इस एक्सिस में वो बॉडी को ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है। टॉर्क कुछ ऐसा है। इज नॉट द टॉर्क अपोजिट टू थीटा? यस। इज नॉट द टॉर्क प्रोपोर्शनल टू थीटा? यस। तो हम पता चला कि द टॉर्क इज proportional to and opposite to theta, so it is SHM। to be more specific, it is angular SHM। समझ में आया? SHM हो गया तो टाइम पीरियड निकालो। चलिए टाइम पीरियड निकालने की कोशिश करते हैं। पता तो चल गया है कि ये SHM है। अब पता करना है कि क्या होगा टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ओके, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले निकालना पड़ेगा what is the angular acceleration? alpha angular acceleration क्या फॉर्मूला होता है? टॉर्क बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टॉर्क बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो टॉर्क कितना था?
mgl थीटा बाई 2। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये यूनिफॉर्म बार है, एक एंड में घूम रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा ml स्क्वायर बाई 3, है ना। तो इट इज ml स्क्वायर बाई 3। थोड़ा मारपीट करो तो क्या मिल गया, ये m को खा गया, l स्क्वायर से एक चला गया, मिला 3g थीटा बाई 12। इट इज कमिंग आउट टू बी 3g थीटा बाई 12। देख लो, इट इज कमिंग आउट टू बी 3g थीटा बाई 12, 3g थीटा बाई 12। लेकिन ये कौन सी केस है, जिसे केस ऑफ SHM नहीं, इन केस ऑफ SHM आप जानते हो कि एंगुलर एक्सीलरेशन इज ओमेगा स्क्वायर थीटा, और कंपेयर करने से क्या मिला, ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या रखा है, यहां पर ओमेगा स्क्वायर की जगह रखा है 3g बाई 12। सो इट इज 3g बाई 12, और ओमेगा कितना हो गया, रूट ओवर 3g बाई 12। टाइम पीरियड कितना हो गया, 2 पाई रूट ओवर ऑफ 12 बाई 3g। क्या बात समझ में आया? यस। इज इट अंडरस्टूड? चलिए, तो किसी भी एक एंगुलर SHM को पीरियड ऑफ ऑसिलेशन अगर निकालना है, you give it first some small angular displacement from mean position, find the restoring torque developed, and then what is the angular acceleration. If the torque is proportional and opposite to theta, it is SHM. Then you find out angular acceleration. Whatever is the angular acceleration, you compare that with omega square theta, get the value of omega, get the value of time period out of it. समझ में आया? चलिए, समय कुछ हमारे पास बचा हुआ है, तो और एक क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि पेंडुलम जैसा कोई एक चीज है जिसका मुझे निकालना है पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ये पेंडुलम तो है ही है, बट नॉट ए सिंपल पेंडुलम। चलो, सब डाटा दिया हुआ है। क्या दिया है कि ये जो पेंडुलम दिख रहा है इसका रेडियस r है, ठीक है, r है, और ये जो थ्रेड झूल रहा है ये थ्रेड का लेंथ दिया है, सपोज ये थ्रेड का लेंथ है 3r, suppose for your understanding. Now you see the length of the pendulum is not very large as compared to the size of the bob. It's not a simple pendulum. फिर भी हमें टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है। ओके, तो ये आप स्पेशल केस मान सकते हो। Why it is not a simple pendulum? Let us see. अगर मैं इसको यहां से छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देता हूं, मतलब ये बॉब जब यहां पर आ गया है, ओहो पिचका गया, ये है, ये बॉब जब यहां पर आ गया है इस पोजीशन में, तो आप क्या कहोगे कि ये यहां से वापस आएगा। व्हेन यू गिव इट ए स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा फॉर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, आप कहोगे कि जो टॉर्क है वो टॉर्क क्यों होगा, क्योंकि इसका वेट आ रहा है। कितना वेट है, mg। तो क्या टॉर्क बनाएगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये डिस्टेंस पता करना है। अगर हम इसको कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा दिए हैं तो ये एंगल भी तो थीटा ही है, और ये डिस्टेंस कितना था 3r, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया 4r, ये डिस्टेंस था 3r। तो ये अगर 3r है ये लेंथ, तो ये लेंथ कितना हो गया, यहां से यहां तक का लेंथ 4r हो गया। अगर ये 4r है तो ऑब्वियसली दिस लेंथ कम्स आउट टू बी 4r sin theta. So the torque about the point of suspension O is given by mg into 4r sin theta। लेकिन बात चल रहा है स्मॉल थीटा का। For small theta, you know, it can be written as mg 4mg r theta। बॉब हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया एंटी क्लॉकवाइज,
और जो टॉर्क इसको घुमा के लाने की कोशिश कर रहा है क्लॉकवाइज कर रहा है, मतलब द टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू एंड अपोजिट टू थीटा, सो इट इज SHM। ये बात है, ठीक है। हियर जो बॉब दिया गया है इज ए सॉलिड स्फीयर, सपोज कुछ तो दिया होगा, सॉलिड है या हॉलो है, कुछ दिया होगा, दिया है सॉलिड स्फीयर। नाउ व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉब अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू O, क्योंकि इसी एक्सिस में घूम रहा है। हम जानते हैं ये सॉलिड स्फीयर का इस एक्सिस में होता है 2/5 mr² प्लस इस एक्सिस में क्या हो जाएगा m × h², पैरेलल एक्सिस से रन। अब h कितना है, ये डिस्टेंस है 4r, यहां से डिस्टेंस 3r का, तो सेंटर से डिस्टेंस 4r हो गया, सो 4r का स्क्वायर। सो व्हाट इज कमिंग आउट टू बी, ये mr² गया तो मिल गया mr² × 2/5 प्लस 16, which is coming out to be 82/5, 82 mr²/5. Then what is the angular acceleration? Angular acceleration is torque by moment of inertia. Torque हम लोग निकाल चुके हैं, 4mgr theta divided by 82/5 mr², ऊपर चला गया 5, मारपीट करो, m को खा गया, एक r को भी खा गया, मिल गया ऊपर है 20, 4 × 5 20 r g थीटा। r कहाँ रहा, r भी तो गायब हो गया, r इज ऑल्सो गॉन, नीचे r² था, ऊपर r था, तो 20 g थीटा डिवाइडेड बाय 82r। समझ में आया कि नहीं आया? सिंप्लीफाई कर सकते हो, इट इज 10/41, 10g थीटा बाई 41। एक बार आपको एक्सीलरेशन मिल गया, आप जानते हो कि फॉर SHM एंगुलर एक्सीलरेशन कैन बी रिटन एज ω² थीटा। कंपेयर करो तो क्या मिल गया, ω² इज इक्वल टू कितना आया, ω² की जगह 20g/82r, so it is 20g/82r और 10g/41r। तो इसका मतलब ओमेगा इज √of 10g/41r। और अगर आपको टाइम पीरियड निकालना है, कौन रोका आपको, t इज इक्वल टू 2π/ω कर लो। It is 2π/ω, so 2π √of 41r/10g, है ना। अगर ये सिंपल पेंडुलम की फॉर्मूला लगा देते तो डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम पॉइंट ऑफ सस्पेंशन क्या था, 4r, तो आंसर क्या होता, 2π √of 4r/g L/g। क्या ये 4r/g से ज्यादा है कि कम है? 4r/g को आप लिख सकते हैं ना 40r/10g, जबकि ये है 41r/10g, मतलब ये टाइम पीरियड ज्यादा है। समझ में आया? तो आप कहोगे if the size of the bob, if the simple pendulum is not a very simple one, the size of the bob is not very small, then the time period of oscillation will be more. सिंपल पेंडुलम होगा तो लोएस्ट और मिनिमम टाइम पीरियड आपको मिलेगा, क्योंकि सिंपल पेंडुलम होता तो इस केस में आपको क्या वैल्यू मिलता है, यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले क्या निकलता है, यहाँ पर 2/5 mr² प्लस ml² होता है। अगर l काफी ज्यादा है तो ये क्वांटिटी को हम इग्नोर कर देते हैं, r वो छोटा है, l 1 मीटर है, r 1 सेंटीमीटर है, इग्नोर करो उसको, 1 सेंटीमीटर इज 0.01 मीटर, 0.01 का स्क्वायर 0.0001 और भी छोटा हो गया, इग्नोर करो उसको। तो बड़े चीज का स्क्वायर बड़ा हो जाता है, छोटी चीज का स्क्वायर छोटा हो जाता है, तो इसको हम इग्नोर कर देते। क्या मिलता है, खाली 4r मिल जाता है, √of L/g हो जाता है। समझ में आया? क्योंकि ये कंपैरेबल है, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ज्यादा हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर सिंपल पेंडुलम
और आपका बार पेंडुलम और फंडामेंटल्स ऑफ लीनियर एसएचएम एंड एंगुलर एसएचएम सब कुछ खत्म होता है। ठीक है, आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे। अगले क्लास हम लोग पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स। डोंट मिस द फर्स्ट क्लास। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स का पहला क्लास पढ़ेंगे, मिस मत करना। हम लोग पढ़ेंगे, चलो हीट ट्रांसफर से ही पढ़ना शुरू करते हैं। हीट ट्रांसफर लास्ट क्लास थोड़ा सा गलती से स्टार्ट कर दिए थे, अब अगले क्लास ऑफिशियली स्टार्ट करेंगे हीट ट्रांसफर एंड विल कंटिन्यू विथ। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।